वेलकम बैक दोस्तों। क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हुए। अब हम धीरे धीरे पहुंचने वाले हैं फाइनल स्टेज पे। आज हम बेसिक एसेंसेस पढ़ेंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। 3 बेसिक फैक्टर पढ़े थे हमने, वो भी आपको दिखा देता हूँ। द डिटर्मिनेशन ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर। हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ एसेट्स, नेट रिलाइजेबल वैल्यू और यूजफुल लाइफ। तो उसको ही आज हम समझने वाले हैं कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स मींस क्या। ठीक है, ध्यान देंगे। कॉस्ट आल्सो नॉन एज ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में हमने परचेज की, और हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब कि भाई जितने पे हमने परचेज ही की पर आप देख रहे हैं उसको 3 साल बाद, तो 3 साल बाद भी अगर देखेंगे तो आपको हिस्टोरिकल कॉस्ट लेके चलनी है। ऑफ एन एसेट्स इंक्लूड्स इनवॉइस प्राइस and other costs which are necessarily to put the assets in use। assets को यूज में लाने तक के जितने भी एक्सपेंस हुए हैं वो सब, और वर्किंग कंडीशन में लाने में बिसाइड्स द परचेस प्राइस, मतलब परचेस प्राइस के अलावा भी जो एक्सपेंस किए हमने रेडी टू यूज लाने में उसको, उसे भी हम ऐड करेंगे। और क्या क्या चीज ऐड करेंगे? इट इंक्लूड फ्रेट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, transit insurance, installation cost, registration cost, commission paid on purchase of assets, and items such as software, etc. In case of purchase of an second-hand assets, it includes initial repair cost to put to use in assets। सेकेंड हैंड लेते हैं तो सिर्फ भाई पुट टू यूज, यानी सब कुछ ले लो। तो हमने भाई देखिए कॉस्ट बहुत जरूरी है, कोई क्वेश्चन में क्या होगा वो कॉस्ट देगा, तो कॉस्ट में ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड होंगी। हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी चीज लेनी है कौन सी नहीं। तो हमने कॉस्ट से क्या सीखा? कॉस्ट में पहले तो हम क्या लेंगे भाई? प्राइस। फिर हम क्या लेंगे भाई? उसको ट्रांसपोर्टेशन। आगे तुम खुद कर लो भाई, इतना टाइम थोड़े खुद कुछ भी करो, तुम भी समझ रहे हो। प्राइस हो गया। इंश्योरेंस कराया, प्लस और भी हमने क्या करा? एक्स्ट्रा खर्चे कराया उसको, और कुछ लाने में मान लो एक्सेट्रा लिख देते हैं, कोई और भी खर्चे कराया, सब ऐड कर दिया। उसके बाद जो ये ऐड करने के बाद नेट जो वैल्यू आती है, दिस इज द अपना कोआ, इसको शॉर्टकट हम कहते हैं कोआ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। क्या कहते हैं? कोआ, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। डन। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई, दे रखा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अब फोटोकॉपी मशीन इज परचेज फॉर 50,000। भाई फोटोकॉपी की मशीन खरीद ली 50,000 रुपए की, एंड 5,000 इज स्पेंट ऑन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन कराने में और उसके ट्रांसपोर्टेशन कराने में 5,000 रुपये खर्च हो गए। तो इन दिस केस द ओरिजिनल कोआ कॉस्ट ऑफ मशीन 55,000, बिकॉज 50,000 प्लस 5,000 विच विल बी रिटर्न ऑफ एज डेप्रीशिएबल ओवर द वैल्यू यूजफुल लाइफ। मतलब क्या हमें डेप्रीशिएबल करना है? सिर्फ 50,000 डेप्रीशिएट नहीं करना, पूरा पूरा 55,000 डेप्रीशिएट करना है मेरे भाई। अगले बात है, समझ में आ गया हमको? कोआ कोआ कहाँ से निकालेंगे? 4-5 आइटम दी होगी, उनमें से सिलेक्ट कर लेना है, मशीन कंडीशन देखते हुए कोआ निकल के आ गई। अब एस्टिमेटेड नेट रिलाइजेबल वैल्यू। अब भाई नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि भाई अगर जब तुम उसे भाड़े में या मतलब कि उसको जब कबाड़े में बेचने निकलोगे तो उसकी क्या प्राइस रहेगी, समझ रहे हो? वही नेट रिलाइजेबल वैल्यू, इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं एनआरवी। कि भाई इसकी एनआरवी क्या है? जब क्वेश्चन करेंगे तो आप कॉस्ट ऑफ एसेट्स, अरे बहुत टाइम लगेगा भाई। कोआ एनआरवी क्या है, बात खत्म। तो आल्सो नोन एज स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू। भाई बुक में स्क्रैप वैल्यू भी लिखा हो सकता है, सैल्वेज वैल्यू भी लिखा हो सकता है। मतलब क्या है भाई, एट द एंड में मान लो 4 साल आपने मशीन यूज करी, तो बाद में वो 4 साल बाद, क्योंकि कोई भी मशीन बिल्कुल जीरो नहीं हो सकती। कोई भी लोहे की मशीन है कबाड़े में बिकेगी 2 रुपए की आएगी, प्लास्टिक बचा 2 रुपए की बिकेगी, बिकेगी ना, मतलब किसी भी कॉस्ट पे, तो वो आपको लिखना है। फॉर अकाउंटिंग पर्पस it is estimated net realizable value और sale value of the asset at end of its useful life। भाई यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद उसके एंड में क्या वैल्यू बचती है वो कॉल्ड इज एनआरवी। द नेट रिलाइजेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस नेसेसरी
फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंस नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। उस एसेट्स को डिस्पोज ऑफ मतलब आपने कई चीज इंस्टॉल कराई, उसको वहां से इंस्टॉलेशन से हटाया, वो सब घटाने के बाद निकाल ली नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। द मशीन इज परचेज फॉर 50,000 डन इज एक्सपेक्टेड टू हैव यूजफुल लाइफ 10 ईयर। भाई हमने कोई मशीन खरीदी 50,000 रुपए की जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर। एट द एंड ऑफ 10 ईयर इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए सेल ऑफ 6,000। भाई 6,000 रुपए की वो जो हमारी बिक जाएगी, हमने ऐसा एक्सपेक्ट किया है। बट एक्सपेंस रिलेटेड टू इट्स डिस्पोजेबल आर एस्टिमेटेड 1,000 रुपए। समझ रहे हो? मतलब भाई हमने सोचा 6,000 में बिक जाएगी, पर आपने सोचा यार जो बिकवाएगा वो भी कमीशन लेगा, तो वो भी इसमें से माइनस करना है। देन इट इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेल भी 5,000। भाई 6,000 आपने सोचा, 1,000 रुपये तो आप खर्चा कर देंगे अपनी जेब से, तो 5,000 रुपए की बची। समझ में आ गया भाई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू समझ में आ गई भाई? NRV समझ में आ गई मेरे भाई? हाँ बोलो भाई। हाँ आ गई आ गई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डेप्रीशिएबल एसेट्स। डेप्रीशिएबल एसेट्स क्या? डेप्रीशिएबल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट एज कैलकुलेटेड इन 0.7.51। यहाँ पे जो हमने ये कैलकुलेट करी है, कहाँ गया 7.51, ये कोआ जो हमने कोआ कैलकुलेट करा है वो होगा हमारा डेप्रीशिएबल कॉस्ट की। किसके ऊपर कॉस्टिंग करनी है हमको, वो डेप्रीशिएबल कॉस्ट कहलाएगी। जो हमारा कोआ निकल के आएगा नेट कॉस्ट ऑफ एसेट्स, उस पर डेप्रीशिएबल करा ना हमको। लेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज कैलकुलेटेड 0.5। मतलब क्या कहना चाह रहा है कोआ माइनस NRV, ये कहना चाह रहा है। डेप्रीशिएबल कॉस्ट ऑफ एसेट इक्वल टू इट्स कॉस्ट एज कैलकुलेटेड इन 7.1 कोआ लेस नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेटिंग इन इतना, मतलब कि NRV। हेंस द अबव एग्जांपल द डेप देखिए, हेंस इन द अबव एग्जांपल देखिए, हमने क्या देखा था कि डेप्रीशिएबल कॉस्ट ऑफ मशीन है 45,000 रुपए। कैसे भाई? कोआ 50,000 का माइनस 5,000 रुपए की वो बिक जाएगी। इट इज द डेप्रीशिएबल कॉस्ट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड चार्ज एज डेप्रीशिएशन एक्सपेंस ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स। मशीन खरीद ली भाई 50,000 रुपए की, मतलब कि उसका टोटल खर्चा आ गया 50,000 रुपए का, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब जोड़ने के बाद। अब हम माइनस क्या कर देंगे इसमें भाई? आपने कहा कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकेगी तो 6,000 की, 1,000 रुपए का एक्सपेंस करना पड़ेगा, तो 1,000 रुपए का एक्सपेंस भी घटाएंगे, तो 6,000 में से जब 1,000 की बजाय 5,000 रुपए, तो हमारी NRV आई 5,000 रुपए की, तो यहाँ हम घटा देंगे 5,000 रुपए। तो हमारा डेप्रीशिएबल जो बचा वो क्या बचा? 45,000 रुपए। डेप्रीशिएबल कॉस्ट आई हमारी 45,000 रुपए की। अब आ जाओ भाई चार्ज डेप्रीशिएबल। ठीक है, in the above example 45,000 shall be charged depreciable over the period of 10 year. It is important to mention here the total amount of discharge over the useful life. Assets must be equal to the depreciable cost. बातें हैं फालतू की। अब आ जाओ एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ देखिए, कोआ NRV और यूजफुल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजफुल लाइफ ऑन एसेट इज द एस्टिमेटेड इकोनॉमिक, भाई इकोनॉमिक होनी चाहिए, और कॉमर्शियल लाइफ। कॉमर्शियल में कोई मशीन आती है कि भाई 100 घंटे ही चलेगी, किसी का डे का हिसाब से होता है कि 100 घंटे ही चलेगी या फिर इतने डे चलेगी, एज ए 8 डे वर्किंग आवर रहेगा पर डे, तो इतना डे चलेगी। ऑफ एन एसेट्स फिजिकली लाइफ इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्पज बिकॉज एन एसेट्स में स्टिल एग्जिस्ट फिजिकली बट में नॉट कैपेबल फॉर कॉमर्शियल वाइएबल प्रोडक्शन। भाई जरूरी नहीं है, देखिए कोई भी मशीन जो है वो अंदर से घिसती है, उसके बॉडी पार्ट तो हमेशा जिंदा ही रहेंगे, उसको आप हर साल पेंट करा दीजिए वो नहीं दिखेगी, बट वो यूजफुल लाइफ अंदर से उसके मशीन के पार्ट्स सब कुछ घिसते चले जाएंगे, कितने भी आप रिन्यू करा लेंगे उसको, वो एक दिन डिस्पोज ऑफ होनी है। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन इज परचेज्ड एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट कैन बी यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ 5 ईयर। भाई मशीन परचेज करी, पता चला 5 साल चलेगी। आफ्टर 5 ईयर द मशीन में स्टिल बी इन गुड फिजिकल कंडीशन बट कैन नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी। भाई कंडीशन तो बढ़िया है बट वो हमारी प्रोडक्शन में
वो साथ नहीं दे रही अब। डेट इज इट, इफ इट इज स्टिल यूज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे बी वेरी हाई। मतलब क्या, अगर वो यूज में है भी तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई आ रही है। मतलब नई मशीन लेंगे तो वो मान लो 50 पीस निकाल रही है, और पुरानी मशीन जब हो जाती है तो वो 10 पीस निकालेगी, पर उसको कॉस्टिंग तो उतनी चाहिए। तो दैट इज द पॉइंट। Therefore, the useful life of assessed machine is considered as 5 year irrespective of its physical life. Physical life कुछ भी हो, हम उसकी 5 साल मान के चलेंगे। Estimated of useful life of an asset is difficult as it depend upon several factor। ठीक है भाई, जैसे कि भाई देखिए, फैक्टर जिस पे हमारी उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेंगी। भाई मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मार्केट में चेंजेस हो जाते हैं। As per accounting standard 6, useful life of assets is normally the period over which it is expected to be used by the enterprises। उतनी जितने दिन enterprises यूज कर सकता है उसकी प्रोडक्शन में, उतना ही हमारा उसकी यूजफुल लाइफ होगी। नॉर्मली यूजफुल लाइफ इज शॉर्ट देन द फिजिकल लाइफ। फिजिकल लाइफ से कम होती है यूजफुल लाइफ हमेशा। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट्स इज एक्सप्रेस इन नंबर ऑफ ईयर्स बट इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन द अदर यूनिट्स। देख रहे हो, मतलब भाई मशीन की लाइफ हावर में भी हो सकती है कि भाई ये पूरे इतने हावर चलेगी, पीसेस में हो सकती है, यूनिट्स में हो सकती है, हावर, पीसेस, यूनिट्स और एक्सेट्रा जो भी वर्किंग पॉइंट्स हो। एग्जांपल, नंबर ऑफ यूनिट ऑफ आउटपुट, भाई इतने यूनिट ऑफ आउटपुट निकलेगी, एज अ केस ऑफ माइन हो गया। नंबर ऑफ वर्किंग हावर हो गया। यूजफुल लाइफ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर आल्सो। देखिए देखिए फैक्टर बहुत जरूरी है पढ़ने। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो हम कैसे क्लियर कर पाएंगे? खुद समझिए ना आप बात को। आपको कोआ नहीं पता, एनआरबी नहीं पता, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट आएंगे ये नहीं पता। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन में कुछ चीजें रिपीटेड रहती हैं। ठीक है, क्वेश्चन में रिपीटेड रहती है, कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं वही यूज होते हैं, पर एग्जाम में क्या करता है उसका ही करस्पॉन्डेंस कुछ वो ऐड कर देता है, फिर वो हम उसके ऊपर चले जाता है कि यार ये क्या लिखा था। पता चलता है कि यार वो तो एनआरबी थी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इसलिए थ्योरेटिक पार्ट बहुत जरूरी है। पढ़ते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं। यूजफुल लाइफ डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ओके, प्री डिटरमाइंड बाई लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट। कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट हो तब पता चल जाएगा। डिटरमाइंड लीगल फॉर्मेलिटी। एग्जांपल, इन केस ऑफ लीज होल्ड एसेट्स द यूजफुल लाइफ इज अ पीरियड ऑफ लीज। वैसे बात है, कोई आपने चीज किराए पे ली है तो आपके पता यूजफुल लाइफ किराए वाली होगी। पहला हो गया। द नंबर ऑफ शिफ्ट्स फॉर विच एसेट इज टू बी यूज। शिफ्ट में होगा कि भाई मॉर्निंग में शिफ्ट में यूज होता है, नाइट में शिफ्ट में यूज होता है, ऐसे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आरएमपी क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पॉलिसी क्या है बिजनेस की, उस पर भी डिपेंड करती है यूजफुल लाइफ। टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस क्या है, मतलब कि कंपनी ऐसा है कि नई टेक्नोलॉजी आती है उसको ग्रैब कर लेती है, या नई टेक्नोलॉजी ग्रैब करने की जगह पे अपनी पुरानी वाली चीजों को उसको ऐड ऑन करती है, ये होता है। इनोवेशन, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ मेथड। भाई प्रोडक्शन बढ़ाने में भाई इंप्रूव करना पड़ा। जैसे आपने देखा होगा पार्ले जी पहले 5 रुपए का इतना बड़ा आता था, फिर वो इतना हो गया, है वो 5 रुपए का ही। लीगल और अदर स्टैटिक्स। तो डेट इज द मेन चीज हमारी क्या है, हमें कुआ पता होना चाहिए। डेप्रिसिएशन से पहले हमें कुआ पता होना चाहिए, एनआरबी पता होना चाहिए, और यूजफुल लाइफ पता होना चाहिए। ये 3 फैक्टर तो बहुत जरूरी है। अब इनके अंदर आपने देखा कितने सारे कंपोनेंट हैं, तो वो पता होना जरूरी है एनआरबी के अंदर, यूजफुल लाइफ के अंदर। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है भाई, अगला कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग। ठीक है, ये भी सीखेंगे।